जय हिंद मित्रों। मैं मनोज सिंह तोमर आपके सामने हूं। आज हम लोग संविधान के विषय पे चर्चा नहीं करेंगे, जैसा कि हम प्रतिदिन आपसे बात कर रहे हैं। आज हम लोग एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जिसकी बड़ी चर्चा है भारत में, और मुझे लगता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सुबह से शाम तक आप देख रहे हैं, उस पे आपको एक विषय पे दिखाया जा रहा है, और वो घटना पूरे भारत में चर्चा की विषय बनी हुई है। वो है तवांग में जो चीन के साथ हमारा क्लैश हुआ, चाइना के साथ। तो थोड़ा इस विषय पे आपसे हम बात करेंगे और एक नजरिया आपको देने की कोशिश करेंगे, ताकि आप पूरे विषय वस्तु को समझें कि आखिर ये मामला है क्या, ये हो क्या रहा है। एक्चुअल में जो तवांग है ना, इसके विषय में थोड़ा जानना पड़ेगा। ये मामला क्या है तवांग का। और आप देख रहे हैं कि तवांग में ही नहीं, ये पूरे अरुणाचल प्रदेश की सीमा पे कुछ न कुछ तो गड़बड़ हो रही है। तो उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, और इसका इतिहास भी जानेंगे, वर्तमान समस्या भी जानेंगे, और चीन की फितरत भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये किस तरह का एक राष्ट्र है। उसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले थोड़ा तवांग के बारे में, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, उसको जरा समझते हैं। एक्चुअल में तवांग जो है ना बेटा, वो इस कारण चर्चा में है कि बौद्धों का दूसरा सबसे बड़ा मठ तवांग में है। सबसे बड़ा मठ तो तिब्बत में है, लासा में है, पुताला महल। ये पूरी दुनिया में बौद्धों का सबसे बड़ा मठ है। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा बौद्धों का मठ है, वो तवांग में है, यानी अरुणाचल प्रदेश के तवांग में है। अब इस मठ के बारे में जो कहानियां प्रचलित है, उस पर थोड़ी सी बात कर लें। एक बौद्ध लामा थे जिनका नाम था मेराप लामा। तो एक मठ बनाने के बारे में उनके मन में विचार चल रहा था, तो जगह का निर्धारण नहीं कर पा रहे थे। तो एक घटना हो गई बेटा। वो घटना ये हुई कि उनका घोड़ा गायब हो गया। बड़ी तलाश जब हुई तो घोड़ा एक पहाड़ की चोटी के पास मिला। तो अब उसी घोड़े के नाम पर उस जगह का नाम तवांग रख दिया। ता माने होता है घोड़ा, वांग माने होता है चुना हुआ। तो घोड़े के द्वारा चुना हुआ वह स्थान था, और मेराप लामा ने उसी स्थान पे एक बौद्ध मठ बना दिया, जो बहुत बड़ा मठ था। ये तो उसका इतिहास है बेटा तवांग का। और बौद्धों के लिए बहुत ही एक धार्मिक स्थान है। हर धर्म के लिए अपने अपने धार्मिक स्थान होते हैं। और आपको पता है कि पूरा तिब्बत बौद्ध का अनुयायी है। और तिब्बत ही क्यों, चाइना भी बौद्ध धर्म का अनुयायी है। बहुत ढेर सारे लोग हैं, एथिस्ट भी हैं चाइना में, वो अलग बात है। जापान बौद्ध धर्म का अनुयायी है। तो बौद्ध धर्म के लिए बहुत धार्मिक स्थल है वो, और बड़ा मनोहारी वो इलाका भी है। पर्यटन के लिए भी जाना जाता है। तो इसकी कहानी क्या है बेटा, थोड़ा सा उस पर हम लोग बात करते हैं। थोड़ा इतिहास में चलना पड़ेगा। जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, तो चीन बहुत ताकतवर देश नहीं था, गरीब पिछड़ा हुआ सा एक देश हुआ करता था। और पूरी दुनिया में इसकी ना कोई रसूख थी, ना कोई इसकी स्थिति थी। लेकिन उस जो फ्रंट पे था, जो उस इलाके की तरफ जो चीन और तिब्बत थे, तो अंग्रेज चाहते थे कि उस इलाके का एक सीमांकन हो जाए। ये क्लियर हो जाए कि कहां से किसका है, कहां से किसका इलाका शुरू होता है, ताकि कल को कोई क्लैश ना होने पाए। तो जरा ध्यान रखिएगा, 1914 में शिमला, शिमला भारत का हिस्सा है, हिमाचल प्रदेश में। तो शिमला में एक सम्मेलन हुआ, एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में तिब्बत के प्रतिनिधि, चीन के प्रतिनिधि और ब्रिटिश के भारत के प्रतिनिधि एक साथ बैठे, और ये समझौता करने की कोशिश की है कि आखिरकार ये सीमा का निर्धारण कहाँ हो जाए, जिसको हम लोग शिमला समझौते के नाम से जानते हैं, 1914 में। तो ये शिमला समझौते में यह निर्धारण हुआ कि तवांग तथा उसके दक्षिण का जितना भाग है वो भारत में माना जाए। तिब्बत इसके लिए सहमत हो गया, परंतु चीन इसके लिए सहमत नहीं हो रहा था। वो विरोध कर रहा था कि नहीं नहीं, इसको हम नहीं मानेंगे।
लेकिन चूंकि ब्रिटिश भारत बहुत ताकतवर था, क्राउन का शासन था, ब्रिटेन का शासन था, उसके सामने खुल के बोलने की उसकी औकात ही नहीं थी, उसकी हिम्मत ही नहीं थी। तो विरोध तो कर रहा था, लेकिन वो दस्तखत करने में आनी किया। और एक कहते हैं लोग कि वहां टॉयलेट के बहाने से चीन का प्रतिनिधि निकला और भाग गया, यानी उसने उस समझौते पे हस्ताक्षर नहीं किया। विरोध तो उसका था ही, लेकिन वो चोरों की तरह से निकला और वहां से भाग गया। तो खैर समझौता तो हो गया। उस समझौते के तहत एक रेखा का निर्धारण हो गया, अंतर्राष्ट्रीय रेखा, जिसे आजकल आप लोग पढ़ते हैं मैकमोहन रेखा। उस रेखा का निर्धारण हुआ। जाहिर सी बात है कि इस समझौते में 3 देशों की सीमाएं थी, तिब्बत भी था, चाइना भी था, ब्रिटिश भारत भी था। तो ब्रिटिश भारत और तिब्बत के प्रतिनिधि ने तो उस पर हस्ताक्षर किया, लेकिन चीन का प्रतिनिधि आया तो जरूर, लेकिन जैसे तवांग और दक्षिणी चीन के भाग को भारत में देने की बात उठी, वैसे वो विरोध तो नहीं कर सका, उसकी औकात नहीं थी विरोध करने की। लेकिन वो किसी बहाने से कि मुझे टॉयलेट जाना है, वहां से निकला और भाग गया। और वही विवाद की जड़ हो गई कि आज भी चीन कहता है कि हम मैकमोहन रेखा को नहीं मानते, क्योंकि हमने उस पर हस्ताक्षर नहीं किया। तो ये तो बात आई गई हो गई। 1935 से जो ब्रिटिश भारत ने अपना नक्शा बनाया, उस नक्शे में तवांग और अरुणाचल के पूरे हिस्से को भारत में प्रदर्शित किया। आज वो भारत का हिस्सा हो गया तवांग। तो विवाद की जड़ तो यह है को तवांग और पूरे अरुणाचल को चाइना आज भी भारत का हिस्सा नहीं मानता। एक्चुअल में तवांग तिब्बत का हिस्सा था, और तिब्बत तो सहमति दे दिया कि ठीक है, इसको भारत का हिस्सा माना जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। मजेदार बात यह है कि तिब्बत को भी चीन अपना हिस्सा मानता है। तो 1935 से भैया ऑन पेपर, कागज में, लिखा पढ़ी में भारत हमारा हो गया। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात थी कि हमारी जो शुरुआती सरकारें रहीं, उन्होंने उस इलाके पे बहुत ध्यान केंद्रित नहीं किया। वो पिछड़ा हुआ सा इलाका था। एक घटना जरा चाइना में हो गई, उसको जरा समझ लें। 1949 में, 1949 में चाइना में साम्यवादी क्रांति हो गई। वो नाम सुना होगा ना, माओ से तुंग। तो माओ से तुंग ने एक क्रांति कर दिया, और 1949 में चीन में साम्यवाद की स्थापना हो गई। माओ के बारे में आपको पता है, मुझे लगता है कि आज की डेट में ऐसे आदमी को धरती पे ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल है। माओ के बारे में कहा जाता है कि जिंदगी में कभी नहीं नहाया, इसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ब्रश नहीं किया, और जितने भी दुष्चरित्र के गुण थे सब उसके अंदर विद्यमान थे। लेकिन वो एक आतताई जैसा पूरे चीन में लाखों लोगों को मारा काटा और साम्यवादी चीन की स्थापना कर दी। और उसी की यह सोच थी कि चीन की सीमाओं को किस तरह से निरंतर विस्तारित किया जाए, किस तरह से बढ़ाया जाए, और जिसकी परिणति हुई कि 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। तो 1950 में तिब्बत में जब कब्जा कर लिया, तो वो मानता था ना कि हम तो मैकमोहन रेखा को मानते नहीं, हमने तो शिमला समझौते में हस्ताक्षर नहीं किया। तो कहता है कि पूरा इलाका उसके हिसाब से हमारा हुआ, ये उसका दावा है। तो यानी 1950 में जब उसने तिब्बत पे कब्जा किया, तो वो मान लिया कि चूंकि हम शिमला समझौता के भागीदार नहीं थे, इसलिए हम इसको मानते नहीं। इसलिए तिब्बत का इलाका जो पहले तवांग हुआ करता था, वो हमारा इलाका है। और अरुणाचल प्रदेश की हालत तब भी वैसी थी, बड़ा क्लियर डिमार्केशन नहीं था। तो कहता है कि अरुणाचल भी हमारा है। आज भी उसका स्टैंड वही है। 1962 में उसने भारत पे हमला किया, तो तवांग पे भी कब्जा कर लिया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद उसको उस इलाके से पीछे हटना पड़ा, तो पीछे हट गया। लेकिन आज की डेट में जो वो कर रहा है, चाइना जो कर रहा है, वो एक बड़ी सोची समझी रणनीति है। उस रणनीति को क्या नाम हम लोग देते हैं, क्या कहते हैं, जरा उसको समझिए, तो आपको चाइना की फितरत समझ में आएगी। चलिए हम एक घटना आपको बताते हैं। आपके खाते से, आपके अकाउंट से अगर कोई साइबर अपराधी 5 रुपए निकाल ले, तो मुझे लगता है बहुत ध्यान नहीं देंगे।
क्योंकि बड़ा छोटा अमाउंट है और आपके खाते से कोई 5 रुपए 10 रुपए अगर एक साइबर क्रिमिनल निकाल लेता है तो आप उसको बहुत ध्यान नहीं देते, लेकिन वही साइबर अपराधी अगर आपके अकाउंट से लाखों रुपया निकाल ले तो आप परेशान हो जाएंगे और आप विधिक कार्रवाई करने के फिराक में होंगे। लेकिन आपके खाते से 5 या 10 रुपया निकाला जाए तो आप उसको इग्नोर कर देंगे। मुझे लगता है इसको जरा समझने की कोशिश करिए। चीन की यही पॉलिसी है, जिसको हम लोग नाम देते हैं सलामी स्लाइसिंग। एक टर्म यूज किया जाता है चीन के लिए, जरा उसको ध्यान से सुनिए बेटा। वो टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं सलामी स्लाइसिंग। ये क्या योजना है? ये वही योजना है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात किया। स्लाइसिंग जो शब्द है, सलामी स्लाइसिंग जो शब्द है, इसका अर्थ यही है कि इकट्ठे हमला मत बोलिए, छोटा छोटा हिस्सा कर करके अपने कब्जे में करिए। इसी नीति पे वो चलता है। वो कभी बड़ी सैनिक कार्रवाई नहीं करेगा, वो छोटी छोटी झड़पें करेगा। उस झड़पों में अगर उसको 100-200 मीटर की जगह मिल गई तो 100-200 मीटर पे वो सही अपना कंप्रोमाइज करेगा। दबाव बना तो 50 मीटर पीछे भी आ जाएगा, फिर अगली बार वो यही करेगा। धीरे धीरे वो एक बड़े भूभाग पे कब्जा कर लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा कब हुआ। जैसे मैंने कहा ना कि आपके खाते से कोई 10 रुपया निकाल ले साइबर क्रिमिनल, तो आप बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, लेकिन ऐसा वह न जाने कितने लोगों के खातों से अगर करे तो उसके पास तो बड़ा अमाउंट हो जाएगा। चीन की यही पॉलिसी है जिसको हम लोग कहते हैं सलामी स्लाइसिंग। और एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो पॉलिसी है ये कोई बहुत नई पॉलिसी नहीं है। इस पॉलिसी का प्रयोग काफी पहले यूएसएसआर ने भी किया, जिसको हम लोग कहते हैं ना विस्तारवादी या साम्राज्यवादी। तो ये साम्राज्यवादियों की एक बड़ी अजीब सी सोच है कि इकट्ठे कब्जा मत करो, नहीं तो बवाल हो जाएगा, धीरे धीरे इंक्रोचमेंट करो। जैसे एक उदाहरण देखें, गांव में आपने महसूस किया होगा ना, जैसे कुछ लोग बड़े विचित्र तरह के होते हैं, धरती पे हर जगह होते हैं, लोग भी होते हैं, देश भी होते हैं। तो थोड़ा उसको महसूस करिए कि गांव के कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके खेत के आसपास अगर आपका खेत है तो हमेशा आपको तंग किए रहते हैं, लेकिन वो आपके खेत पे कब्जा नहीं करते। उनका तरीका थोड़ा सा अलग होता है। जैसे जरा ध्यान दीजिए कि उनका अगर प्लाट इतना बड़ा है तो हमेशा वो कोशिश करेंगे कि अपने प्लाट का रकबा कैसे बढ़ाएं। तो जाहिर सी बात है कि दूसरे के खेत पे कब्जा थोड़ी कर लोगे आप, और कब्जा करोगे तो बवाल हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, ये क्या करेंगे कि अगली फसल की बुआई के समय आधी मेड़ काट लेंगे, तो 4-6 इंच बढ़ा ना, फिर मेड़ आपके खेत में बना देंगे। अगली बार फिर उस मेड़ को आधा काट लेंगे। निरंतर ये करते करते वो अपने खेत का रकबा बढ़ा लेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका खेत कैसे छोटा हो गया। इसी को कहते हैं स्लामिंग स्लाइसिंग। एक छोटा सा उदाहरण से मैंने आपको बताया, चीन बिल्कुल इसी पॉलिसी पे चल रहा होता है कि धीरे धीरे कब्जा करो और बड़ा सैनिक गतिरोध मत पैदा करो। क्योंकि अभी जो घटना हुई है तवांग में, मुझे लगता है कि इतनी बड़ी घटना तो नहीं हुई थी कि भारत पूरी ताकत से हमला कर दे चीन पर। वो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है कि बवाल मचे, लेकिन इतना बवाल ना मचे कि युद्ध की स्थिति आए। और अगर इस झटके में 10, 20, 50, 100 मीटर कब्जे में आ जाए तो फिर वहां काबिज हो जाओ और फिर कुछ दिनों के बाद आगे के लिए प्रयास करो। धीरे 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 करते हैं इलाका ले लो। अक्साई चीन के साथ उसने यही किया, हमारे लद्दाख के इलाके के साथ। तो पिछली सरकारों ने तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस बार की जो सरकारें हैं ना बेटा, वो राष्ट्रवादी सरकारें हैं, हलक से सीने पे चढ़ जाएंगी। और मुझे टक्कर भी यही रही है सरकारें। आप देख रहे हैं, छोटी सी घटना हुई, पूरी सेना मोबिलाइज हो गई है। और गांव में एक बड़ा सुंदर सा शब्द प्रयोग किया जाता है ना बेटा,
बड़ा ठीक नहीं लग रहा है मुझे बोलने में, लेकिन मैं बोलूंगा लतखोर एक शब्द प्रयोग किया जाता है। तो लतखोर राष्ट्र है। जो लात वो पाता है ना, तो फिर वहां से एकदम दूर हो जाता है। भारत एक माइल्ड कंट्री है बेटा, और इसलिए उसको लगता है कि भारत प्रतिरोध तो करेगा, लेकिन इतना जोरदार प्रतिरोध नहीं करेगा। जरा चीन के एक इतिहास पे आपकी नजर हम डालना चाहेंगे, और चीन के बारे में आप और अच्छे से समझ पाएंगे। एक राष्ट्र है साउथ ईस्ट एशिया का, वियतनाम। तो मुझे लगता है कि आज वो समय है कि वियतनाम का उल्लेख करना बहुत जरूरी है, तब आप थोड़ा चीन के बारे में समझ पाएंगे। एक ऐसा राष्ट्र बेटा जो निरंतर युद्ध करता रहा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वियतनाम पे फ्रांस का कब्जा हो गया। 1945 से लेकर 1955 तक ये फ्रांस के कब्जे में था। अब बाद में आपने देखा कि 1954 में वियतनाम दो भागों में बट गया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। एक तरफ साम्यवादियों का वर्चस्व हो गया, एक तरफ पूंजीवादियों का वर्चस्व हो गया। अब पूरी दुनिया का वो अखाड़ा बन गया। वो शीत युद्ध का दौर था ना बेटा। एक तरफ रशिया, एक तरफ चाइना और एक तरफ यूएसए। अब इन लोगों की इज्जत वहां पे दांव पे लग गई, तो अमेरिका भी वहां घुस गया इंटरफेयर करने के लिए। और मुझे लगता है इतिहास में आप पढ़ते हैं कि एक लंबा युद्ध हुआ 1955 से लेके 1975 तक, एक भयानक युद्ध हुआ। लेकिन वियतनामियों ने बताया कि युद्ध कैसे होता है और युद्ध किसे कहते हैं, वो उन्होंने समझाया, और अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी। और जैसा अमेरिका अफगानिस्तान में किया, वही हाल उसका वियतनाम में हुआ। उसे निकल भागना पड़ा अपनी इज्जत बचा के। लगभग 60,000 अमेरिकन सैनिक मारे गए वियतनाम में। और वियतनाम ने युद्ध करने की तरीका सिखाया अमेरिका को कि युद्ध कैसे होता है। पूरा वियतनाम लड़ रहा था, बच्चे लड़ रहे थे, महिलाएं लड़ रही थी। ऐसे देश से पार पाना किसी के बूते का नहीं है। और अपना जीवन सरलता से चला रहे थे, सहजता से चला रहे थे। कहीं कोई उनके जीवन उथल पुथल नहीं हो रही थी, गोलीबारी हो रही थी, बम फट रहे थे, गोलियां चल रही थी, लेकिन वो अपनी जिंदगी जी रहे थे। स्कूल खुले थे, सब कुछ चलता था। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते थे, रॉकेट लॉन्चर बैग में लेके जाते थे, और जहां अमेरिकन दिखते थे दाग देते थे उनके ऊपर। ऐसे देश से आप लड़ सकते हैं? अमेरिका को पलट के भागना पड़ा। 1976 में वियतनाम एक हो गया। और अब ये चाइना की जो पॉलिसी है ना, सबक सिखाने की, वो अक्सर आप देखते हैं भाषण कि आंख से न खेलें, सबक सिखा देंगे। ये सबको सबक सिखाते हैं, लेकिन मुझे लगता है जब जब उलझे हैं तब तक खुद ही सबक सीखे हैं। तो वियतनाम को ये सबक सिखाने चल पड़े। तो 1979 में ये वियतनाम से बढ़ गए सबक सिखाने। ये वियतनाम पहुंच गए 1979 में, और सबक वियतनामियों ने इनको सिखा दिया। 26,000 इनके लोग मरे, 37,000 लोग घायल हुए, और उल्टे पांव चीन भागा वियतनाम से। और वियतनामियों ने कहा कि सबक कौन किसको सिखाया, आज समझ में आता है। वियतनाम आज भी ताल ठोकता है चीन के विरुद्ध, और वो तो भारत की ओर देखता है कि थोड़ा सा आप हमें सहयोग करिए तो झंडा बीजिंग पे गाड़ेंगे। उसका इतना बड़ा जज्बा है। तो कहने का ये मतलब है ना बेटा कि ये सिर्फ बंदर घुड़की देते हैं, लड़ने का मादा इनके पास है ही नहीं है। ये कभी युद्ध नहीं कर सकते, और ना युद्ध करने वाली सेना है इनके पास। मुझे लगता है वो वीडियो तो वायरल हुआ ही, आपने भी देखा होगा तवांग में, कि वो 300 उनके सैनिक और हमारे ये सिख रेजिमेंट और जाट रेजिमेंट के बच्चे, और मुझे लगता है कि शारीरिक बल में भी आपने देखा होगा कि 4-4 चीनियों को तो बगल में दबा के वो मार डालें। ऐसे हमारे जवान थे। तो ये क्या लड़ेंगे? लेकिन वो मानसिक युद्ध लड़ते हैं बेटा, कि आपको डराते हैं, और अगर आप नहीं डरते तो चीनियों की औकात नहीं है। और इस बार हमने दिखाया। एक घटना का और उल्लेख करेंगे। जब ये शीत युद्ध चल रहा था यूएसए और अमेरिका के बीच में, तो रोनाल्ड रेगन एक वक्तव्य दिया करते थे कि भरोसा करें लेकिन जांच भी कर लें। यानी दुश्मन पे भरोसा करें, लेकिन बिना जांच किए भरोसा
न करे, ऐसा वो कहते थे। एक घटना है, उसकी चर्चा हम आपसे कर रहे हैं। 1983 में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन दिल्ली में आयोजित हुआ। किसी दिन आपसे हम बात करेंगे वीडियो पे कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट किसे कहा जाता था। अभी वो वक्त नहीं है, लेकिन एक घटना है जिसका उल्लेख हम करेंगे। 1983 में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन दिल्ली में हुआ। वियतनाम के विदेश मंत्री गुएन थॉन उसमें भाग लेने आए। यह सम्मेलन 1983 में हुआ और इसमें वियतनाम के जो विदेश मंत्री थे गुएन थॉन, वो भाग लेने आए और उन्होंने वहां पे एक अजीब सा एक वक्तव्य दिया और अपनी भाव भंगिमा बनाई। वहां हंसी के फुहारे फूट पड़े। उन्होंने क्या किया कि अपना दाहिना हाथ अपने सर के ऊपर रखा और बाएं हाथ को कमर के नीचे रखा, दाहिना हाथ घुमाने लगे। तो वहां तो हंसी के फुहारे छूट पड़े कि कोई नृत्य कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि यही है चीन। और उन्होंने पहली बार बताया कि चीन उस जादूगर की तरह से है जो एक हाथ से तो कुछ करता है, जिसपे आपकी नजर होती है, लेकिन नजर आपके उसके दूसरे हाथ पर भी होनी चाहिए। तो उन्होंने उसीलिए इशारा किया कि एक हाथ सर के ऊपर रखा और एक हाथ कमर के पीछे रखा। तो सर वाले हाथ को घुमाया ताकि लोगों की नजर पड़े इस हाथ पे, और कमर के पीछे वाले हाथ से क्या गुल खिल रहा है ये आप नहीं देख पा रहे हैं। उन्होंने कहा यही चीन की फितरत है, वो करता कुछ और है, दिखाता कुछ और है। और गुएन थॉन ने चीन के बारे में रोनाल्ड रीगन के उस वक्तव्य को थोड़ा सा बदल दिया, जिसमें रोनाल्ड रीगन ने कहा कि भरोसा करें लेकिन जांच भी कर लें। तो गुएन थॉन ने कहा कि कभी भरोसा ना करें और हमेशा जांच करें। यही चीन की फितरत है। लेकिन आपको बेटा हम बताना चाहेंगे कि भारत के बारे में अगर चीन की कुछ गलतफहमी है तो बहुत जल्द दूर हो जाएगी। और भारत अब तो चीन के सीने पे चढ़ने की हैसियत रखता है। सैन्य बल में उनसे बहुत आगे हैं। वो सिर्फ हाथी के दांत हैं, वो दिखाते हैं। पायरेटेड चीजों के बल पे वो बताने की कोशिश करते हैं कि हम बड़े ताकतवर हैं। कभी युद्ध के मैदान में उतरे तो समझ में आएगा कि ताकत किसके पास है। मुझे लगता है कि सबसे हाल में युद्ध में वियतनाम में उतरे और वियतनामियों ने उन्हें युद्ध का सबक सिखा दिया। वो दुनिया को सबक सिखाने चलते हैं, वियतनामियों ने युद्ध का सबक सिखाया। अरे वियतनाम तो कहता है बेटा कि भारत खाली अपनी ब्रह्मास्त्र मिसाइलें दे देना तो बीजिंग पे झंडा गाड़ देंगे। और हमारे पास एक ऐसी मिसाइल सिस्टम है ना बेटा कि जिसे चीन नहीं पूरी दुनिया थर्राती है। जो ब्रह्मास्त्र मिसाइल है ना बेटा, अभी तो उसके लेटेस्ट वर्जन बनाए जा रहे हैं। 500 किलोमीटर की मारक क्षमता है। इस समय लगभग 3 मैक की स्पीड है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और दुनिया के किसी डिफेंस सिस्टम की औकात नहीं है कि उसे ट्रैक करके और उसे नष्ट कर ले। बीच में आपने देखा कि गलती से हमारी एक ब्रह्मास्त्र मिसाइल फायर हो गई जो पाकिस्तान में चली गई। ऐसा भारत ने कहा, वो कोई गलती नहीं थी। हमने तो उस परीक्षण से दो चीजों को देख लिया। एक तो हमने चीन की औकात देख ली कि चीन का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम और ट्रैकिंग सिस्टम पाकिस्तान लेके बैठा इतरा रहा था, और हमने ब्रह्मास्त्र को दाग के देख लिया कि इनकी औकात कितनी है। उनका कोई डिफेंस सिस्टम ट्रैक नहीं कर सका, कर ही नहीं सकता बेटा। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। राष्ट्रवादी सरकारें केंद्र में बैठी हुई हैं, सेना का मनोबल उच्च है, उनके सीने पे चढ़ जाएंगे। और बिल्कुल लेकिन सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वो कभी भी फुल फॉर्म में नहीं आएगा। वो छोटी छोटी गुस्ताखियां करेगा। पहले किसी क्षेत्र को विवादित घोषित करेगा, फिर धीरे धीरे उस पर इंक्रोचमेंट करेगा, फिर धीरे धीरे उस पर अपना दावा ठोकेगा। यही चीन की पॉलिसी है। वही हालत है ना, किसी मकान पे कब्जा करना है ना तो इकट्ठे जाके कब्जा ना करें, पहले जाके बता दे कि भैया ये घर मेरा है, और बता के निकल भागिए। घर के लोग तनाव में आ जाए, टेंशन में आ जाए। यही काम आप करते रहिए। धीरे धीरे उस घर के अगर सीधे साधे लोग हैं तो मानसिक रूप से तैयार हो जाएंगे कि भैया कहीं ये घर उसी का तो नहीं। चीन की यही पॉलिसी है, और इस पॉलिसी को हमेशा हम लोग कहते हैं सलामी स्लाइसिंग। तो सलामी स्लाइसिंग का मतलब यह है कि बड़े कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में करो ताकि सामने वाला अधिक कष्ट न महसूस करे और उसको बर्दाश्त कर ले। मैंने उदाहरण बताया ना कि आपके खाते से अगर कोई हैकर 10 रुपया निकाल ले
तो आप बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। लेकिन अगर आपके खाते से लाखों रुपए इकट्ठा निकाल ले तो आप इग्नोर नहीं करेंगे। चीन की बिल्कुल यही पॉलिसी है। तो मुझे लगता है तवांग का मामला आपके समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो बिल्कुल मेरे वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।